हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनका 4 अगस्त को एग्जाम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। 25 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जिन सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है उनके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं और प्रैक्टिस पेपर है, उनका पीडीएफ है, तो आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए, ये रिवीजन चल रहा है, नए टेस्ट भी है और साथ में इसमें रिवीजन भी कह सकते हैं आप। रिवीजन इसलिए क्योंकि एक छोटे से छोटे जो सबसे जो मिनिमम जो आपके एक्सपेक्टेड है टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि अब जो एग्जाम होने वाला है 4 अगस्त को, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहे जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आए और उसको हमने कवर नहीं किया हो। इसलिए यहाँ पे एक एक टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। 25 जुलाई तक ये चलेगा आपके टॉपिक वाइज सारा, और उसके बाद फिर वापस से फुल लेंथ कवर किए जाएंगे। इसमें एक चीज जरूर है कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं और साथ में जो आपके आईसीटी है उसको रेगुलर करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? माउंटेन पीक की बात हो रही है, कौन सा माउंटेन पीक इसमें मध्य प्रदेश में नहीं है? चौरागढ़, पूरोगढ़, तितंगा पहाड़ी, ये सभी मध्य प्रदेश में है। तारामती है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तारामती महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की इवन ये 6th हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का, और ट्रैकिंग के लिए फेमस है महाराष्ट्र में। काफी जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं पहाड़ी एरिया में, उसके लिए काफी फेमस है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा जिला मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है? जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है मध्य प्रदेश का, ये पूछा गया है। तो जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू वाला पार्ट है उसमें मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य भारत का पठार है। जो सेंट्रल प्लेट्यू कहा जाता है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, उसमें आते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ये कौन से जिले में है? ये होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम। और देखिए यहाँ पे सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। किसकी? सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, और ये महादेव पहाड़ी पे है। सोहागपुर तहसील में है, महादेव पहाड़ी पे मध्य प्रदेश की। और यहीं पे पंचमढ़ी भी यहीं है। पंचमढ़ी की जो बात करते हैं वो भी यहीं पे बसा हुआ है। मैकाल रेंज है, ये सब करवाया हुआ है। सतपुड़ा का जो ईस्टर्न भाग है वो मैकाल रेंज है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना भाग है, जियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से पूछा है, विच इज द ओल्डेस्ट टेरेन ऑफ मध्य प्रदेश। जियोलॉजिकल देखा जाए तो जो गोंडवाना लैंड है ये सबसे पुराना है। चट्टानों के बेस पे ये तय किया जाता है कि चट्टानों का, उनके निर्माण का क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, इस बेस पे तय किया जाता है। तो देखा जाए तो अगर हम ओल्ड से न्यू की बात करें तो
आर्कियन है, इसके बाद धारवाड़ है, देन कोडप्पा है, विंध्याचल है, इसके बाद में है जो गोंडवाना है, डेक्कन ट्रैप है और क्वाटनरी है। ये इस तरीके से ओल्ड से न्यू क्रम है। सबसे पुराना है ये गोंडवाना है और इसका निर्माण है जो कार्बोनिफेरस युग से ही जो जुरासिक काल के मध्य में हुआ है। जो कार्बोनिफेरस एरा था उससे और जुरासिक एरा के बीच में हुआ है गोंडवाना भूमि का। ये इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश का पूछा है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और जो बघेलखंड रीजन है ये आप चैनल पे जरूर देखिएगा। सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं आपको, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह सब करवाई हुई है कि कौन सा भाग किस में आता है, उसमें कौन से जिले हैं। काफी सारे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे चैनल पे। अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है और अब भी करना चाहते हैं तो कम से कम 2 या 3 टेस्ट आपको रोज के करने पड़ेंगे, तो आप सफिशिएंट अपना कर पाएंगे प्रिपरेशन अच्छे लेवल की एग्जाम तक। बघेलखंड है ये नॉर्थ ईस्ट में आता है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, और इसमें रीवा है, अनूपपुर, शहडोल, सतना, सीधी, ये डिस्ट्रिक्ट इसी में आते हैं। आप बघेलखंड का देखेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में, बघेलखंड के नॉर्थ ईस्ट में जो गंगा के मैदान है वो है। बघेलखंड के पश्चिम की साइड बुंदेलखंड है। बघेलखंड के सदर्न में विंध्याचल है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? हमसे पूछा है कि जो नेचुरल रीजन है मध्य प्रदेश का वो कौन सा नहीं है, नॉट ए नेचुरल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है, ये नेचुरल है। पश्चिमी पठार है, ये नेचुरल नहीं है। सतपुड़ा मैकल रीजन है, ये नेचुरल है। नर्मदा एंड सोन वैली है, ये नेचुरल है। जो पश्चिमी पठार है वो प्राकृतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि उत्तर मध्य जो हिस्सा है उसमें बसा ये जो प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इसमें नर्मदा सोन घाटी है, पहाड़ी क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकाल रेंज है, दक्षिण में पूर्वी पठार भी है, लेकिन पश्चिमी पठार इसका नेचुरल रीजन नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आए, अभी कोई डाउट है तो मैप लेके बैठिएगा, इजी हो जाएगा आपको समझना। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? देखिए ये जो भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है ये जबलपुर के पास में है। ये गांव है करौंदी। केचुआ पहाड़ियों के दलन पे है एक्चुअली ये, और इसकी खोज की थी, ये याद रखिएगा, केचुआ पहाड़ी। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनकी पहल पे 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती, एसपी चक्रवर्ती थे, उनके नेतृत्व में ये पहल की गई थी। और जब ये खोज की गई थी इनकी, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव ये जबलपुर के पास में करौंदी गांव है। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी और खजुराहो, इनको कहा जाता है। इस विषय क्षेत्र में देखिए जो राजवंश थे, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, परमार, राजपूत, चंदेला, बुंदेला, तोमर, मुगल, इन्होंने राज किया है मध्य प्रदेश में। और इस वजह से मध्य प्रदेश को है जो हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल ये है मध्य प्रदेश में ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो किसके लिए उपयुक्त है? मध्य प्रदेश का जो
रॉकी टेरेन है, ये किसके लिए सूटेड है, किसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए सूटेबल है? तो चट्टानी इलाका है, ये टैंक इरिगेशन के लिए सूटेबल है। टैंक इरिगेशन सबसे पहले इसके लिए मध्य प्रदेश में कृषि विकास के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए 1927 में जो पगारा डैम है, पगारा डैम का निर्माण किया गया था 1927 में, क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर है ज्यादातर इरिगेशन पे डिपेंड करता है। सर्वाधिक सिंचाई कुएं हैं, नलकूप है, इनसे होती है। तो उसके बाद में नहर तालाब है, इनका प्रतिशत है। फिर 1956 में जो जल संसाधन विकास की स्थापना की गई थी, 27 में पागरा बांध का निर्माण किया था कृषि विकास के लिए। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग है, ये 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। 1976 में 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुएं और नलकूप, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कुएं और नलकूप से लगभग 67% इरिगेशन कुएं और नलकूप से होता है। इसके बाद में लगभग 13% इससे होता है नहर और तालाब से, और जो अदर रिसोर्सेज हैं उनसे लगभग 12% के आसपास होता है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। भौतिक संरचना की दृष्टि से ये जैसे अभी हमने पढ़ा, भारत के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। अब इस प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में जो धारवाड़ चट्टाने हैं उनका है, या फिर जैसे मध्य प्रदेश मेनली पठार क्यों है? क्योंकि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार, रीवा सतना या फिर बुंदेलखंड का पठार, ये जितने भी पठार हैं, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक प्लेट्यू है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहां पे मिलते हैं? नर्मदा और सतपुड़ा के पूर्वी छोर ये कहां पे मिलते हैं? ईस्टर्न एज, नर्मदा और सतपुड़ा का ईस्टर्न एज कहां पे मिलता है? तो ये है महाकौशल। महाकौशल में देखिए, यहां पे नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर मिलता है। महाकौशल पहले, महाकौशल की अगर बात करें तो इसके ईस्टर्न साइड पे है छत्तीसगढ़, इसके वेस्टर्न साइड में है मालवा का प्लेट्यू, और इसके नदन में है बुंदेलखंड प्लेट्यू, और इसके नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में है जो बघेलखंड का प्लेट्यू है। इस तरीके से आप महाकौशल रीजन को समझ सकते हैं। महाकौशल में अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो यहाँ पे गोंड है, कलचुरी है, या फिर सातवाहन है, मराठा है, इनका शासन रहा है यहाँ पे महाकौशल रीजन में। नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर यहीं पे मिलते हैं। करक रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? करक रेखा मध्य प्रदेश में इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन से जिले से नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, इन जिलों से होके गुजरती है। ऑप्शन की बात करें हम तो रतलाम, उज्जैन से होके गुजरती है, शाजापुर और राजगढ़ से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। करक रेखा मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री करक रेखा के। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा है ये छिंदवाड़ा है,
और सबसे छोटा निवाड़ी है। छिंदवाड़ा है लगभग 11,815 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। निवाड़ी का है जो 1,318 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो नए जिले बने हैं जैसे मऊगंज है, पांडुर्णा है, मेहर है, ये नए जिले जो बने हैं इनका क्षेत्रफल भी निवाड़ी से ज्यादा ही है। इसलिए कंफ्यूज होके टाइम वेस्ट नहीं करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? नीमच जिला है ये, देखिए नीमच में सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है उसका ट्रेनिंग सेंटर है नीमच में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का भी ट्रेनिंग कैंप है नीमच में। और नीमच का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, भदवा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो भदवा माता का मंदिर नीमच में ही है। क्वेश्चन पूछा है कौन से अदर का, तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नीमच का ये राजस्थान से शेयर करता है बॉर्डर। काफी चीजों के लिए और भी फेमस है नीमच। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य पर्वतमाला की ये पूछा हमसे हाईएस्ट पीक इन द विंध्याचल रेंज। तो विंध्य श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो है गुडविल पीक। इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। और ये एक तरीके से जो विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल रेंज है भारत के वेस्ट से सेंट्रल वेस्ट में है। और ये जो प्राचीन सर्कुलर जो माउंटेन्स रहे हैं, सर्कुलर जो हिल्स हैं, उनकी श्रृंखला है ये। और भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में ये विंध्याचल रेंज ही मेनली देखा जाए तो डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ इंडिया। मध्य प्रदेश में सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे हैं कौन सा स्थित है? अशोकनगर जिला है, ये सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है, नॉर्थ मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिंध और बेतवा नदियां इनके बीच में अशोकनगर। बेतवा नदी है, जैसे अशोकनगर की बात करें तो बेतवा रिवर है इस जिले के ईस्टर्न साइड में बेतवा नदी बहती है, जबकि जो सिंधु नदी है इसके पश्चिमी साइड में बहती है। जो सिंध का पूछा है सिंधु, ये इसके पश्चिमी साइड में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इनमें से कौन सा शहर है जो विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से ये चंदेरी है, ये विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है चंदेरी। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं शुरू से, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अशोकनगर जिले में है। मालवा के सुल्तान हो, बुंदेला राजपूत हो, उनके टाइम से ये एक हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके। वेबसाइट पे जाके भी आप अपने सब्जेक्ट का या जनरल स्टडीज के पेपर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करते हैं? कैमूर प्लेट्यू और सतपुड़ा हिल रीजन, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन से जिले को कवर करता है? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा आप। कैमूर पठार और जो सतपुड़ा पहाड़ी है कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये कौन से जिले को? तो ये कवर करते हैं कटनी डिस्ट्रिक्ट को। और कटनी को आपको पता होगा कि इसको पहले मुंडवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था।
रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, ये मैप में जरूर देखिएगा। ये जिले, ये प्लेसेस मध्य प्रदेश के किस भाग में है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन से भाग में किस तरह की मिट्टी पाई गई है। हालांकि जो सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश है ये डिटेल में पढ़ाया जा चुका है और चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आप चैनल पे माई यूपीएससी पे क्लिक कीजिएगा, उसमें फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपीपीएससी की अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल है। आप थोड़ा स्क्रॉल करके चेक करेंगे तो सारे अवेलेबल है उसमें। ये जो रीजन की बात हुई है, यहाँ पे मिक्सचर ब्लैक और रेड सोयल पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित काली और लाल मिट्टी। मिश्रित काली और लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मालवा पठार की ही काली मिट्टी का विस्तार है। एक्चुअली जो मालवा प्लेट्यू में जो ब्लैक सोयल पाई जाती है उसी का एक्सटेंशन है ये इन रीजन में। और इनमें सामान्यतः जनरली देखा जाए तो इस मिट्टी में फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, या फिर कार्बनिक जो पदार्थ है उनकी कमी होती है। जनरली फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थ है उनकी इसमें डेफिसिट रहता है, कमी रहती है। और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें मक्का और कपास, ये दो तरह की फसलें, हम काली मिट्टी की बात करें या मिक्सचर जो ब्लैक और ये रेड सोयल है, इसमें मक्का और कपास ये अच्छी फसल होती है। इसमें प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर जो प्रोसेस करने योग्य जो उपलब्ध सभी प्रकार की जो सामग्री डेटा कहलाती है, जिसे डेटा पर क्या होता है कि एक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। अब डेटा में एक प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसको प्रोसेस करना है तो वो एक प्रक्रिया है। और दूसरे अगर वर्ड्स में कहा जाए, दूसरे शब्दों में, तो डाटा पे प्रक्रिया होने के बाद जो यूजफुल डेटा प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? अगर हमने कोई डेटा को प्रोसेस किया है और उसके बाद हमें जो यूजफुल कंटेंट मिला है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। सूचना, वर्तमान, भविष्य, इनके निर्णय लेने में क्या है? सहायक और मूल्यवान एक आवश्यक सामग्री होती है इंफॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ये आपके आईसीटी के क्वेश्चन है। मैच करना है, इनको मिलान करना है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, ये टच स्क्रीन है, इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस है, रोम है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी ये स्टोरेज डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। CMOS का पूरा नाम क्या है? CMOS का पूरा नाम पूछा गया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS एक तरीके की मेमोरी चिप होती है। क्या होता है? मेमोरी चिप होता है जो मदरबोर्ड पे लगी रहती है ये। और ये मदरबोर्ड पे लगी रहती है और ये किससे चलती है? एक बैटरी से चलती है। ये बैटरी से चलती है और इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं। और CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रियल टाइम क्लॉक कौन सा है, किसे कहा जाता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS को कहा जाता है, रियल टाइम क्लॉक। CMOS चिप में क्या है? हमारे कंप्यूटर का जो डेट और टाइम, आप कंप्यूटर में डेट और टाइम की जो सेटिंग सेव करते हैं वो इसमें होती है, CMOS चिप में सेव होती है। और CMOS क्या है? ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, बैटरी से चलता है। कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो भी ये सेव रहता है क्योंकि ये बैटरी से चलता है।
सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? द मेन पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, ये रहता है, देखिए डेटा रहता है, इसके बाद में सॉफ्टवेयर है, एंड देन इंफॉर्मेशन। सो प्राइमरी पर्पज क्या रहता है सॉफ्टवेयर का? डेटा को किसमें कन्वर्ट करना रहता है? सूचना में। ये ऊपर नीचे हो गया है, हो जाता है कई बार, तो इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी MS वर्ड 2016 अनुमत फॉन्ट साइज भिन्नता को दर्शाती है? MS वर्ड 2016 की फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का पूछा है कि इसमें जो MS वर्ड 2016 है, इसमें जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज वेरिएशन है, जो परमिशेबल है, उसकी रेंज क्या है? फॉन्ट साइज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसकी रेंज क्या है MS वर्ड 2016 में? इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए MS वर्ड 2016 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो ये 11 होता है, 11 बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम इस फॉन्ट साइज को 1 to 1638 तक कर सकते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड वाईफाई सिग्नल का उपयोग करके घर या व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ता है। ये जो वाईफाई है, वायरलेस ब्रॉडबैंड वाईफाई नेटवर्क, एक इंटरनेट कनेक्शन जिसे वायरलेस राउटर के माध्यम से घर पे या फिर आप कमर्शियल व्यवसाय में कई उपकरणों के साथ साझा किया जाता है। वाईफाई क्या है? वायरलेस राउटर के पास, ये पास का जो डिवाइस है, कोई वायरलेस राउटर है, उसके पास के डिवाइस पे भेजा जाने वाला एक सिग्नल है। ये सिग्नल उस डेटा को ट्रांसलेट करता है और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा डिवाइस उस सिग्नल को वापस राउटर तक पहुंचाता है, जो या तो किसी तार से या केबल से इंटरनेट से जुड़ा रहता है, केबल द्वारा इंटरनेट से जुड़ा रहता है। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो सिग्नल का यूज करके और इंटरनेट से जोड़ता है। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन एक नेटवर्क है जो डेटा सेवा प्रोवाइड करवाता है। पीडीएन पैकेट डेटा नेटवर्क है। पैकेट डेटा नेटवर्क, ये आजकल टर्म काफी चर्चा में है, इसलिए करवाया जा रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब इंटरनेट ब्राउजर हैं। पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? आप ईमेल भेज रहे हैं तो उसमें बीसीसी है, ये क्या दर्शाता है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि सेंडर एक साथ, मतलब जैसे आप एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करते हैं और वो उन लोगों से छिपाना चाहते हैं कि पर्सन ए को भेजा है, वो बी को नहीं पता चले या मेल किसके पास भेजा है, तो सेंडर ईमेल में क्या करता है, एक फीचर होता है उसका यूज करता है। इस ईमेल में इसको कहा जाता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। $1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024। एक क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है 9 जून को, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था निबल का। तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए 100% एक क्वेश्चन, चाहे निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, किसी का भी पूछा जाए आपसे पूछा जाएगा। आप इसको अच्छे से रट लीजिए। 4 बिट्स में होता है 1 निबल और 8 बिट्स में होता है 1 बाइट। इसके बाद में देखें तो 1024 बाइट में होता है 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट में होता है 1 MB, 1 मेगाबाइट।
1024 मेगाबाइट में होता है ये 1 गीगाबाइट 1 GB, और 1024 गीगाबाइट में होता है ये 1 टेराबाइट 1 TB 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट की बात करें तो 1024 टेराबाइट में होता है 1 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट की बात करें तो 1024 पेटाबाइट में होता है 1 एक्साबाइट, एंड लास्ट 1024 एक्साबाइट में होता है 1 जेटाबाइट। ये याद कर लीजिएगा, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 1024 गीगाबाइट। सो 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 TB 1 टेराबाइट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए थे 2023 के, उसका शुभंकर था, उसका नाम क्या था? इसमें शुभंकर के नाम के रूप में रखा गया था उज्ज्वला। उज्ज्वला है, उज्ज्वला नाम की ये एक गौरैया थी, इसके नाम पे ये रखा गया था। ध्यान रखना आपको, ये उज्ज्वला गौरैया। नाओरेम रोसिबिना देवी ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्हें IWUF वर्ष की महिला एथलीट का ताज पहनाया गया? नाओरेम रोसिबिना देवी, इन्होंने अभी पहले तो देखिए, ये नाओरेम रोसिबिना है, ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। ये मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर में है बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट, बिशनपुर जिले की रहने वाली है। और बिशनपुर जिले में भी जो मई लिकाई है, क्वाक सियाई मई लिकाई, वो रीजन है, वहां की रहने वाली है। और जो 19th एशियाई खेल हुए थे वांगजू चाइना में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एक तो ये याद रखना है, सितंबर 2023 में 19वें एशियाई खेल हुए थे हांगजू चाइना में, और उसमें इन्होंने 60 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? वुशु में। और 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। प्रधानमंत्री द्वारा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में मध्य प्रदेश द्वारा $500 बिलियन का योगदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। क्वेश्चन को स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके बेस पे हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना तय किया है मध्य प्रदेश ने, कि हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 5 ट्रिलियन में? तो ये बताया है 500 बिलियन का। ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश का $550 बिलियन का टारगेट है, ये गलत है। मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष बजट 2001 की तुलना में वर्ष 2023 में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है 2001 की तुलना में 2023 का, ये इसलिए है इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि एक लंबे टाइम तक शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, वहां से ये लिए गए हैं, तो ये ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है सारे। मध्य प्रदेश के बजट 2001 की तुलना में 2023 के बजट में 13 गुना वृद्धि नहीं हुई है, 15 टाइम्स बढ़ा है, 15 गुना वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो ऋण GSDP है, उसका अनुपात जो कि वर्ष 2005 में
39.5% था, घटकर 2020 में 22.6% हो गया। मध्य प्रदेश का जो ऋण है जीएसडीपी का, उसका अनुपात 2005 में 39.5% था और घट के 2020 में 22.6% हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2022-23 बजट एस्टीमेट का पूछा गया है। 2022-23 में राज्य की अपनी राजस्व वृद्धि दर 13.32% रही, जबकि केंद्रीय हिस्सों में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% बढ़ी है। हमसे पूछा जा रहा है बजट एस्टीमेट 2022-23 जो लेटेस्ट था, इसमें मध्य प्रदेश राज्य का जो राजस्व वृद्धि दर है, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 13.32% रहा है, जबकि जो सेंट्रल टैक्सेज है, केंद्रीय कर हैं, वो पिछले साल की तुलना में उनमें 9.8% बढ़े हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ दो स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वर्ष 2015 से 2022 की अवधि में प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है? मत्स्य उत्पादन का पूछा है हमसे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये भी हमसे एवरी ईयर, हर साल का पूछा है, हर साल कितने प्रतिशत की औसतन। दो तीन चीजें देखनी है, एक तो 2015 से 2022 का, ये लेटेस्ट डेटा अभी अवेलेबल है। इसमें प्रतिवर्ष औसतन और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है, तो इसमें जो ये गलत हो गया है, इसका ऑप्शन है जो टाइपिंग में हो जाता है कई बार, तो इसमें जो औसतन हुई है, तो देखिए इसमें 15.39% की औसतन वृद्धि दर हुई है। ये डेटा याद रखिएगा। 15.39 मत्स्य उत्पादन में हर साल औसत। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक हैं? 3 इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है मध्य प्रदेश के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक में है? 3 जिले हैं ये, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। भोपाल बसा है, भोपाल इनमें से कहां बसा है ये बताना है। देखिए भोपाल 5 पहाड़ियों पे बसा हुआ है, 5 पहाड़ियां और 2 झील। यहाँ की जलवायु है वो भी नम है, और 11वीं 11वीं सदी के जो भोजपाल थे, उसके बाद तत्काल भोपाल नाम रखा। और इस शहर को किसने बसाया था? परमार वंशी जो राजा भोज थे। तो ये ध्यान रखना आपको, 5 पहाड़ियां और 2 झीलें। कई बार क्या होता है, टेस्ट में आप कोई टॉपिक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन, क्योंकि काफी टाइम से आप तैयारी करवा रहे हैं, तो ये पता रहता है कि कुछ लोग क्या है पहले से ही अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें कि कोई टॉपिक आपने देखा कि नहीं इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है तो ये सब बेकार है, या फिर आपका जो पसंद का टॉपिक है उसका क्वेश्चन आ गया किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, तो आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। कवर देख के बुक जज करना ठीक नहीं है। आप पूरा इसको फॉलो कीजिए, देखिए रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको 100% ये यूजफुल लगेगा। पिछला जो एग्जाम हुआ है 9 जून को, उसमें ऑनेस्टली 34 क्वेश्चन आए हैं, और इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे तो आपको मिनिमम 20 लाने हैं। बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि काफी, एक तो हमारे पास रेफरेंस नहीं था, पहली बार ये एग्जाम हुआ जनरल स्टडीज का। दूसरा, उसमें काफी मेहनत करके तैयारी करवाई थी, लेकिन जो लिटरेचर वाला पोर्शन है आपके, वो उसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कवर नहीं कर हो पाए थे टेस्ट सीरीज में, वो काफी डीप में पूछे गए थे। अदरवाइज हम 40 का टारगेट लेके चल रहे थे, मिनिमम 40। तो इस बार हम उसको जरूर क्रॉस करेंगे, जो 4 अगस्त को एग्जाम है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है ये गोंडवाना कहलाता है। दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है उसको गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पे कोयले के काफी भंडार हैं, कोयले के भंडार के लिए भी जाना जाता है ये। और
अगर जियोलॉजिकली या देखा जाए तो ये विंध्यन शैल का ग्रुप है, विंध्यन शैल समूह है यार ये। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? चंबल घाटी का पूछा है। चंबल घाटी भाग है ये, एक तरफ है इसके बुंदेलखंड, एक तरफ है इसके अरावली और एक तरफ है इसके मालवा रीजन। बुंदेलखंड, अरावली और मालवा, इसके बीच में है चंबल घाटी और इसी को हम कहा जाता है जो मध्य भारत का पठार जिसे कहते हैं वो यही रीजन है, चंबल घाटी वाला। सी इसका करेक्ट आंसर है। विंध्याचल ये भी विंध्यन शैल समूह का पठार है। इसको उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, चंबल उप आंध्र प्रदेश जो सब ह्यूमिड है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में उथली काली मध्यम मिट्टी पाई जाती है? ये पूछा है हमसे, कौन से रीजन में पाई जाती है ये मिट्टी? जो ब्लैक सोयल की बात हो रही है, लेकिन मीडियम ये कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा का जो पठार है, सतपुड़ा प्लेट्यू, उसमें उथली काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे मेनली ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टाने हैं। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर सोयल काली मिट्टी को, और मेनली ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है सतपुड़ा जो पर्वत है। यहाँ पे लगभग 7% के आसपास उथली काली मिट्टी है। काली मिट्टी तो काफी है, लेकिन उथली काली मिट्टी है मध्यम, इतनी है। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश द ब्लैक सॉइल आर नॉट फाउंड? मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में जनरली काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। बघेलखंड में रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? काली मिट्टी मेनली जो मालवा का पठार है, या फिर नर्मदा वैली है, या फिर सतपुड़ा रेंज है, छिंदवाड़ा हो गया, निमाड़ है, सिवनी है, सीधी है, ये यहाँ पे मेनली काली मिट्टी पाई जाती है। जो काली मिट्टी हम डिस्कस कर रहे थे अभी, मक्का और कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, बघेलखंड रीजन में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे रेड और येलो सॉइल पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? टेम्परेचर मैक्सिमम, एनुअल वेरिएशन है इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम, मतलब साल में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वो मैक्सिमम, उसमें वेरिएशन मैक्सिमम किस भाग में अधिक रहता है ये पूछा गया है। और वेरिएशन मैक्सिमम कहाँ रहेगा? जहां पे जैसे डे टाइम है, दिन में टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो, और नाइट में टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाए, वहां पे ही ज्यादा देखने को मिलेगा वेरिएशन। दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो, वहां होगा। और ये ऐसा दिसंबर से और जनरली मार्च के बीच में होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा नदन, उत्तरी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है तो गर्मी के टाइम पे जो समर सीजन है उसकी बात हो रही है। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। अब ये किधर से किधर बढ़ता है? तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। साउथ से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर मध्य प्रदेश में बढ़ता रहेगा ग्रीष्म ऋतु में एवरेज टेम्परेचर। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ मध्य प्रदेश है इसमें फर्टाइल वैली है, रोलिंग हिल्स हैं। फर्टाइल वैली और जो रोलिंग हिल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? देखिए इनको कहा जाता है ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड
कौन सा क्षेत्र है जिसके बुंदेलखंड के नॉर्थ में यमुना है, दक्षिण में विंध्याचल रेंज है, पश्चिम उत्तर में बात करें तो चंबल नदी, और दक्षिण में ये पन्ना अजयगढ़ ये रेंज है, ये बुंदेलखंड है। और इसी क्षेत्र में रोलिंग पहाड़ियों के मध्य की जो घाटी है वो फर्टाइल लैंड है। आप देखेंगे तो इस रीजन में हाईएस्ट पीक कौन सा है? सिद्ध बाबा पहाड़ी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ाया आपको 1722 सिद्ध बाबा पहाड़ी, ये इसकी हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? मैंगनीज जो मध्य प्रदेश में है वो कौन सी चट्टानों से मिलता है? धारवाड़ रॉक सिस्टम है, धारवाड़ रॉक सिस्टम, इससे मैंगनीज मिलता है। धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है इसमें गोल्ड हो गया, मैंगनीज हो गया, या फिर आप बात करें आयरन अयस्क की, जो या फिर क्रोमियम है, कॉपर है, या फिर यूरेनियम, थोरियम, अब्रक, इस तरीके के ज्यादातर धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है उसमें मिलते हैं मिनरल्स। भी इसका करेक्ट आंसर है। ये यूजफुल रहा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और जितनी मेहनत हो सके कीजिए, क्योंकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है इससे बेस्ट जॉब दूसरी कोई नहीं होती है। थैंक यू।